हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बिजनेस स्टडी और बिजनेस स्टडी में आज हम लोगों की 5वीं क्लास रहने वाली है। अभी तक हम लोगों ने जो किया हुआ है क्लासों में वो किया हुआ है कि हम लोग मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है उनसे संबंधित एमसीक्यू के बारे में जानते हैं, मैनेजमेंट के जो है वर्क के बारे में जानते हैं और वर्क जो है सबसे पहला वर्क होता है हम लोगों का नियोजन। नियोजन में हम लोगों ने जाना नियोजन के जो एमसीक्यू हैं, जो पूछे गए एमसीक्यू हो उन पर हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की है। तो 4 क्लासों में हम लोगों ने अभी तक किया हुआ है, ये 5वीं क्लास आप लोगों की है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस स्टडी करके, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं पूरी क्लासों को। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं संगठन के एमसीक्यू, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो एमसीक्यू हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तो फिलहाल तो आप लोगों की जो है एमसीक्यू क्लास रहने वाली है, फिर जब हम लोग ये पूरा जो कर लेंगे सिलेबस उसके बाद हम लोग करने वाले हैं इनकी डिटेल क्लास है। डिटेल क्लास में हम लोग बहुत सी चीज़ों को करने वाले हैं कि सारी की सारी चीज़ें डिटेल में करेंगे हम लोग, चाहे उसके लिए हम लोगों को कितनी ही क्लासें करनी पड़े। ठीक है, ऐसे करेंगे जैसे पेड क्लासों में करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 संगठन प्रक्रिया के कदम है। संगठन प्रक्रिया के क्या क्या कदम है, कौन कौन से कदम होते हैं। तो द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप आर, तो ऑर्गेनाइजेशन के कितने स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 8 होते हैं। तो संगठन प्रक्रिया के आप लोगों को कदम बताने हैं। समय बचाने के लिए हम लोगों ने जो है संगठन प्रक्रिया के जो कदम की बात की जाती है उनको आपके सामने लिख दिया है कि संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना, विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण करना, क्रियाओं को श्रेणीबद्ध करना, कर्मचारियों के मध्य कार्य का वितरण करना, अधिकार सत्ता, कर्तव्य और दायित्वों की व्याख्या करना, अधिकारों को सौंपना, भौतिक संसाधन तथा उपर्युक्त पर्यावरण उपलब्ध कराना, समन्वय, संतुलन और संबंध स्थापित करना। तो ये 8 कदम होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि संगठन प्रक्रिया के 8 कदम होते हैं। और मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन से कदम होते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि कूटज ओ डोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है। तो एक राइटर थे, एक विद्वान थे कूटज ए डोनेल के अनुसार, उन्होंने संगठन प्रक्रिया के जो कदम बताए हैं वो बताए हैं 4 बताए हैं, 6 बताए हैं, 7 बताए हैं या फिर 8 बताए हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर कितने कदम उन्होंने बताए हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर, सॉरी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 7 कदम बताए हैं। तो इनको हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि इन्हीं कदमों में से एक कदम उन्होंने नहीं बताया है, उसकी हम लोग बाद में बात कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है। तो उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है इन एन एंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय। तो किसके द्वारा संगठन की स्थापना की जाती है, उपक्रम के संगठन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, मिडिल मैनेजमेंट के द्वारा, लोअर मैनेजमेंट के द्वारा या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो उपक्रम के संगठन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है कि लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम आए आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है। तो उपक्रम के संगठन की स्थापना उच्चतम प्रबंध के द्वारा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये तीनों ऑप्शन लोगों के गलत हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि गला संगठन संरचना व्यवसाय के निष्पादन को रोकती है
तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आप लोगों को बताना है कि ये कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, वही हम कहें कि ये क्या लिखा हुआ है, गलत संगठन। ठीक है, यहाँ पे जो टाइपिंग एरर है ये गलत लिखा हुआ है, गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। ये कथन किसने कहा है? ड्रुकर ने, डंकर ने या फिर टेरी ने? टेरी लिखा हुआ है, ये टेरी, एलन का या फिर ब्रंच का? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि ये भी ऑप्शन जो है ये भी टाइपिंग एरर है, इसमें कोई राइटर का नाम ही नहीं दिया है, तो इसको हम लोग ब्रेंच बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रेंच, और इंग्लिश में लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, तो ये टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा माफी चाहेंगे। तो गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है इसका जो राइट आंसर कहा है वो है ड्रंकर साहब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि संगठन प्रक्रिया में निहित है। संगठन प्रक्रिया में क्या क्या निहित है उन पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम लोगों ने अभी जो किया था, संगठन प्रक्रिया के जो कदम किए थे उनको कदम को देखते हैं। तो समान कार्य का समूहीकरण करना, तो ये भी बिल्कुल बात सही है कि ये जो तीसरा वर्ग था, देखिए ध्यान से इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि क्रियाओं को श्रेणीबद्ध करना और या फिर उनका समूहीकरण करना। तो मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ये भी बिल्कुल सही है। कार्य का विभाजन करना, ये भी उसमें था, कार्य का विभाजन करना। उपर्युक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब इनमें पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग, तो क्या क्या इन्वॉल्व करती है? तो ये तीनों जो बातें हैं वो तीनों को इन्वॉल्व करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे और चैनल में अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल एसपी एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि संगठन में अनुशासन नहीं है। संगठन में अनुशासन नहीं है। विभागीय संगठन में, कौन से संगठन में अनुशासन नहीं है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगठन, कौन से संगठन में अनुशासन नहीं है? विभागीय संगठन में, क्रियात्मक संगठन में, औपचारिक संगठन में या फिर अनौपचारिक संगठन में? तो कौन से संगठन में अनुशासन नहीं होता है? देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जब हम लोग संगठन की बात करते हैं तो संगठन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हम लोगों का औपचारिक संगठन। हम लोग जब डिटेल में क्लास करेंगे ना तब आप लोगों को डायग्राम पर भी बात करेंगे। औपचारिक संगठन एक होता है और एक होता है हम लोगों का अनौपचारिक संगठन। इनमें अंतर क्या क्या होता है इन पर भी हम लोग आगे की क्लासों में बात करने वाले हैं, डिटेल में करेंगे। ये नहीं कि आप लोगों का थोड़ा थोड़ा करेंगे, पूरा बताएंगे, आप लोगों को पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, इसकी कोई हेडेक नहीं है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे यूट्यूब पे, नहीं ऐसी नहीं है, पूरा डिटेल में कराएंगे। तो संगठन में अनुशासन नहीं होता है, तो डी नंबर में अनुशासन नहीं होता है। अनौपचारिक संगठन में अनुशासन की बात नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि संगठन में पक्षपात नहीं होता है। कौन से संगठन में पक्षपात नहीं होता है? औपचारिक संगठन में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, अनौपचारिक संगठन में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, विभागीय संगठन में, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में या फिर क्रियात्मक संगठन में, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में? कौन से संगठन में पक्षपात नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि संगठन में पक्षपात नहीं होता है। तो वो है औपचारिक संगठन में जो है पक्षपात
नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। कौन सा जो संगठन होता है वो कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है? डिपेंड ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉइज। तो औपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन, अनौपचारिक संगठन या फिर विभागीय संगठन। तो कर्मचारियों की जो इच्छा पर निर्भर करता है तो वो कौन सा संगठन होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अनौपचारिक संगठन जो होता है वो कर्मचारियों की स्वेच्छा मतलब इच्छा पर भी बात करता है और उस पर निर्भर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती हैं। अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं कैसी होती हैं? तो विकेंद्रीकृत होती हैं, केंद्रित होती हैं, समान रूप से वितरित होती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनौपचारिक संगठन की जो सत्ताएं होती हैं वो होती हैं 9 का जो है वो है हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अनौपचारिक संगठन की जो सत्ताएं होती हैं वो इनमें से कोई प्रकार की नहीं होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि संगठन स्वतः निर्मित होता है। ऐसा कौन सा संगठन है जो स्वतः निर्मित होता है? क्रियात्मक संगठन, अनौपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन या फिर विभागीय संगठन। तो ऐसा कौन सा संगठन है जो अपने आप स्वतः निर्मित होता है? ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अनौपचारिक जो संगठन होता है वो स्वतः निर्मित होता है। उसकी किसी को फॉर्म्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप निर्मित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि भरारपण किया जा सकता है। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। अधिकार का भरारपण किया जा सकता है। जब हम लोग डिटेल में क्लास करेंगे तो आपको भरारपण भी बताएंगे, अधिकार सत्ता के बारे में भी बताएंगे, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के प्रकार बताएंगे, इन दोनों के अंतर बताएंगे और इनके गुण और दोष के बारे में भी बात करेंगे। तो भरारपण किया जा सकता है अधिकार का, गोपनीय कार्य का, जवाबदेही का, सरल कार्य का। तो भरारपण किया जा सकता है। तो भरारपण का मतलब होता है कि अपना जो अधिकार है, अपना जो जवाबदेही है या फिर किसी काम को तो मतलब किसी दूसरे को दे दिया। भरारपण का मतलब होता है कि अपना काम किसी दूसरे से कराना। ठीक है, अपना काम किसी दूसरे से कराना। तो भरारपण किया जा सकता है। कौन सी चीज को जो है, इनमें से चारों में से कौन सी चीज है जिसको हम किसी दूसरे पर कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि अधिकार का जो है, अधिकार का हम लोग क्या कर सकते हैं? भरारपण कर सकते हैं। मान लो कि हमें किसी ने कहा है कि ये काम कर दीजिए, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने वो काम ज़्यादा लगा तो हमने जो है किसी दूसरे को दे दिया। तो उसे काम देने के साथ साथ हमको अधिकार भी देंगे कि तुम ये काम, अब आदमी कहेगा कि नहीं हम ये नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें रोका टोकी करेंगे, तो हम उसे अधिकार भी देंगे कि कोई तुमसे रोका टोकी नहीं करेगा, तुम ये काम करो, कि उनसे बोल देना कि मैंने बोला है। ठीक है, तो मैं जब डिटेल में क्लास कराऊंगा तो बिल्कुल आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ जाएगा, मतलब हिंदी में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि उत्तरदायित्व होता है। उत्तरदायित्व कैसा होता है? अधीनस्थ का, उत्तरदायित्व होता है, कैसा नहीं, उत्तरदायित्व होता है अधीनस्थ का, उत्तरदायित्व का, ए और बी दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं का।
तो उत्तरदायित्व जो होता है वो किसका होता है? अधीनस्थों का, उत्तरदायित्वों का, ए और बी दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उत्तरदायित्व जो होता है वो जो बी ऑप्शन लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको देखा है कि टाइपिंग एरर है, यहाँ पे जो है इसको हटा देंगे यहाँ से, और इसको जो राइट आंसर है वो है उत्तरदायित्व होता है अधिकारों का। यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शन है वो है अधिकारों का, अधिकारों का। और ये जो ऑप्शन है ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है। ठीक है, टाइपिंग एरर आज बहुत है। तो अधीनस्थों का मतलब कि उत्तरदायित्व होता है तो अधीनस्थ का, अधिकारों का, ए और बी दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ये ऑप्शन आप लोगों को बताने हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अधिकारों का उत्तरदायित्व होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में कि अधिकार का भरारपण नहीं किया जा सकता। अधिकार ऐसा कौन सा जो अधिकार है उसका हम लोग भरारपण नहीं कर सकते? दैनिक कार्य का, अधिकारों का, साधारण कार्य का, या फिर इनमें से कोई नहीं का? तो इनमें से किसी का नहीं, इनमें से किसी का नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अधिकारों का भरारपण नहीं किया जा सकता, दैनिक कार्य का, गोपनीय कार्य का। तो इसकी जो ऑप्शन है ये भी गलत लिखे हुए हैं। ये जो है ऊपर वाले का ये ऑप्शन था, तो ये भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो है गोपनीय कार्य का, गोपनीय कार्य का। ठीक है, और तीसरा है साधारण कार्य का, सही है। और चौथा जो लिखा हुआ है वो है सरल कार्य का। ये ऑप्शन जो है ये गलत टाइप हो गए हैं, सरल कार्य का, सरल कार्य का। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देख लेंगे कि पहला ऑप्शन है दैनिक कार्य का, हम लोग जो है भरारपण नहीं कर सकते। ऐसा कौन सी जो अधिकार है उसका हम लोग भरारपण नहीं कर सकते? दैनिक कार्य का, गोपनीय कार्य का, साधारण कार्य का, या फिर सरल कार्य का। तो हम लोग नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है कि जो कोई अगर मान लो कि कोई गोपनीय कार्य है और हम उसको किसी दूसरे व्यक्ति से कहें कि ये कर दो मेरा काम, ये लेकिन गोपनीय है, तो ये बातें गलत हो जाएंगी। तो गोपनीय कार्य का भरारपण हम लोग नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसको पहले चेक कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये सही लिखा हुआ है कि नहीं। प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है भरारपण द्वारा, केंद्रीकरण द्वारा, विकेंद्रीकरण द्वारा, या फिर सभी के द्वारा। ये ऑप्शन बिल्कुल ये जो है ये राइट आंसर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है भरारपण द्वारा, केंद्रीकरण द्वारा, विकेंद्रीकरण द्वारा, या फिर सभी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है, तो इसमें जो है भरारपण द्वारा जो है प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये सही क्वेश्चन लिखा हुआ है या फिर नहीं। अधिकार के भरारपण का आशय है अधीनस्थों को भरारपण, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, कार्य का, और कार्य एवं संबंध का। मतलब ये सही लिखा हुआ है कि अधिकार, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि अधिकार के भरारपण का आशय है अधीनस्थों को भरारपण किसका? उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, कार्य का, या फिर कार्य एवं संबंधित अधिकार का। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो हम लोग भरारपण किसका करते हैं? कार्य एवं संबंधित अधिकार का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए हैं। वो किसके किए हैं? संगठन के किए हैं।
और कोई भी हम लोगों ने डिटेल की बात नहीं की है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जल्द से जल्द जितनी कोशिश की जल्द से जल्द 15 MCQ कराने की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सभी लोग रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और क्लासें लेकर आता रहूँगा, डिटेल की क्लासें भी आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। चाहे हम किसी भी की बात करें, चाहे बिहार की बात करें हम लोग, चाहे झारखंड की बात करें, और चाहे हम लोग यूपी TGT की बात करें, या फिर यूपी PGT की बात करें, हम लोग इनकी भी डिटेल में क्लासें लाने वाले हैं। बहुत से बच्चों ने कमेंट किए हैं कि TGT और PGT में क्लासें कीजिए, आप डिटेल में क्लासें कीजिए, तो हम लोग इनकी भी क्लासें करेंगे। और बिहार में जो है, बिहार स्टेट में, उसकी भी क्लासें आप लोगों को डिटेल में मिलेंगी। तो बस थोड़ा सा इंतजार और रखिए, हम लोग डिटेल में धीरे धीरे करके करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।